जय श्रीमन नारायण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के यूट्यूब चैनल के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम डॉक्टर ऑन बोर्ड में। इस बार हमारे बीच में है डॉक्टर श्रुति जी बिरला। आप राजस्थान के प्रख्यात फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, मगर उससे पहले आपके विषय में छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रख दूं। आपने अपने MBBS की डिग्री महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से प्राप्त करी है। स्त्री एवं प्रसूति के अंदर आपने PG SNMC मेडिकल कॉलेज जोधपुर से करी है। आपने फीटल मेडिसिन का अध्ययन NHLMC अहमदाबाद से करी है और इस फीटल मेडिसिन फाउंडेशन UK से आपने प्रमाण पत्र हासिल किया है। खास बात एक और बताना चाहूँगा, आप हमारे समाज के ही विद्यालय श्री माहेश्वरी बालिका विद्यालय चौड़ा रास्ता के अंदर ही आपने अपनी शिक्षा प्राप्त करी है और आज इस मुकाम तक आप पहुंची हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आइए डॉक्टर साहब से हम फीटल मेडिसिन के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो फीटल मेडिसिन के अंदर जो आपने एक्सपर्टीज हासिल करी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक और हम जानना चाहेंगे फीटल मेडिसिन क्या है। जय श्री कृष्णा सभी को। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। फीटल मेडिसिन बेसिकली ये बहुत ही नया विज्ञान है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञता हासिल करने के बाद में भ्रूण, जो गर्भवती स्त्री के अंदर जो भ्रूण पल रहा है, उसकी विकास और उसमें आने वाले विकारों को समझने के लिए ये एक ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसको कि फीटल मेडिसिन कहा जाता है। और इस ट्रेनिंग के बाद में एक लंबे ट्रेनिंग प्रोसेस में हम लोग जाते हैं और वहाँ पर सीखते हैं कि कैसे भ्रूण का थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरे प्रेगनेंसी में कैसे विकास होता है। हर एक स्टेज में, हर एक तिमाही में एक भ्रूण में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या विकार, क्या क्या एनोमलीज बोलते हैं जिसे, वो आ सकती हैं और उन्हीं स्टेजेस पे क्या कोई इलाज संभव है, उस इलाज को देना साथ में। प्लस इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जेनेटिक्स, यानी गुणसूत्र। तो बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी, कोई गुणसूत्र संबंधी बीमारी तो नहीं है जो आनुवांशिक गुणधर्म को कैरी करता है। तो इस तरह की कोई बीमारियां तो नहीं हैं। इन सभी बीमारियों को भी एक फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट देखता है, जानता है, समझता है और इनको डायग्नोस करके उनके ट्रीटमेंट के लिए आगे क्या करना है, इन सब के बारे में बताता है। तो फीटल मेडिसिन जो ब्रांच है, ये विज्ञान के इन सभी आयामों को टच करता है, इन सभी को देखता है और लोगों की मदद करता है। यानी ये एक ऐसा विज्ञान कहूँ मैडम कि हमें बच्चे के बारे में पहले ही बता देगा कि उसके अंदर कोई विकार तो नहीं है। उसका जो गर्भ के अंदर जो विकास हो रहा है वो प्रॉपर वे से है या कहीं अलग दिशा में चला गया। बिल्कुल। और खाली विकार अलग दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है ये तो हम जानते ही हैं। उसके अलावा हम इसमें ये भी समझते हैं कि अगर कोई विकार नॉर्मल के अलावा किसी और दिशा में जा रहा है, विकार है उसमें, तो क्या उस विकार का कोई इलाज संभव है। अगर इलाज संभव है तो वो इलाज कब लेना है, किस स्टेज पे लेना है, और अगर इलाज संभव नहीं है तो क्या हमें उस प्रेगनेंसी को वहीं पर टर्मिनेट करने के लिए कोई डिसीजन लेना है। अगर वो डिसीजन लेना भी है तो क्या उसका असर अगली प्रेगनेंसी पर भी पड़ेगा। तो हमें ये सारी चीज़ों का एक जवाब चाहिए जो हमें इस विज्ञान के द्वारा मिलता है। ये आप टेस्ट क्या सोनोग्राफी के जरिए ही करते हैं? इसमें जितने भी टेस्ट होते हैं वो सोनोग्राफी के माध्यम से होते हैं। एक सवाल है, जनरली प्रेग्नेंट फीमेल्स को फैमिली है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाती हैं और वो सोनोग्राफी बताते भी हैं। तो सोनोग्राफी के अंदर भी क्या फर्क है, क्यों जरूरी है, क्या कब कब लेना चाहिए ये सोनोग्राफी? एक रूटीन प्रेगनेंसी में जैसे कोई स्त्री गर्भवती होती है और उसे मालूम चलता है कि हाँ मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट जो किया जाता है वो पॉजिटिव आया है, उसके बाद में जो सबसे पहली सोनोग्राफी होती है वो उसे वायबिलिटी स्कैन के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये मालूम किया जाता है कि क्या ये बच्चा, पहली चीज़, गर्भाशय के अंदर ही लगा है, कहीं बाहर तो नहीं लग गया। जैसे कि हमने
सुना होगा अपने आसपास कहीं पर कि ट्यूब में बच्चा लग गया है, या तो ये बच्चा गर्भाशय में ही लगा है, कहीं और तो नहीं लगा। दूसरी चीज़ इसमें ये देखनी होती है कि क्या बच्चे में धड़कन आ गई है। तीसरी चीज़ ये देखनी होती है कि गर्भाशय स्वस्थ हालत में है, अंडाशय जो गर्भाशय के दोनों तरफ होते हैं, ट्यूब्स वगैरह, ये सब स्वस्थ हालत में है, यहाँ या वहाँ पर कोई बीमारी दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, कोई गांठ है, कोई मांस है, ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं क्या, क्योंकि उन सभी का असर प्रेगनेंसी पर पड़ने वाला है। तो ये जो है ये सबसे पहली सोनोग्राफी होती है जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में सबसे पहले डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपके स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। उसके बाद में हमारी जो दूसरी सोनोग्राफी है वो हमारी पहली तिमाही जब खत्म होने वाली होती है, लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में, जिसे हम 11 से 13 हफ्ते 6 दिन का समय मानते हैं अगर हम हफ्तों में गिनते हैं प्रेगनेंसी को। इस सोनोग्राफी को NT-NB स्कैन के नाम से जाना जाता है यूजुअली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कैन है। इस सोनोग्राफी में हमें इसमें जो भ्रूण है वो पूरा इंसानी शक्ल, एक इंसान की तरह दिखने लग जाता है। तो उसके हाथ पैर बन चुके होते हैं, पूरी शक्ल की जो बनावट है वो एक इंसानी बनावट आ जाती है। इस स्कैन में हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे का दिमाग सही ढंग से बन रहा है, आंखों में लेंस तो ठीक है ना, उसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट यानी गर्भ में ही बच्चे को मोतियाबिंद होने वाली बीमारी, इस तरह की बीमारियों को हम इसी स्टेज पे पकड़ सकते हैं। उसके ब्रेन में कोई विकार तो नहीं है, उसके ब्रेन के दोनों तरफ जो चारों तरफ जो बोन्स होती हैं वो सही ढंग से बन रही है या नहीं बन रही है, बच्चे के हाथ पैर ठीक तरीके से बन तो पा रहे हैं ना, उंगलियां प्रॉपर है ना, बच्चे के हृदय की बनावट में कोई विकार तो नहीं है, किडनीज दोनों बनी है या नहीं बनी है और सही ढंग से बन रही है या नहीं, काम कर रही है या नहीं, इस तरह के सारे विकारों को हम इसी स्टेज पर पकड़ सकते हैं। कई बार कुछ बीमारियां होती है जिसमें बच्चे की आंतड़ियां बाहर आई हुई होती है, उसको हम इसी स्टेज पे पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की कई बीमारियां हैं जो हम सिर से लेके पैर तक बच्चे की इसी स्टेज पे डिटेल में देखते हैं, डिटेल में पकड़ते हैं। प्लस बहुत इंपॉर्टेंटली अगेन यहाँ पर हम फिर से बच्चे की अनुवांशिक या गुणसूत्र से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, उसके लिए बच्चे को जांचते हैं, जिसके लिए हम जो ये नाम लिया जाते हैं NT-NB, इस तरह के हमारे पास 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम इसी स्टेज पे देखते हैं और उनसे ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि कहीं इस बच्चे में कोई गुणसूत्र संबंधी विकार होने की चांसेस तो नहीं है। तो उसके कितने चांस है वो हमें इसी सोनोग्राफी में मालूम चल सकता है। उसके बाद में जो हमारी तीसरी सोनोग्राफी होगी वो हमारी 4.5 से 5 महीने पर होती है। ये फिर से एक बहुत ही लंबी डिटेल सोनोग्राफी होती है, इसको एनोमली स्कैन या टीफा स्कैन के नाम से जाना जाता है। कई बीमारियां बच्चे की ऐसी होती है जो पहली तिमाही में नहीं आके दूसरी तिमाही में दिखने लगती हैं, ये उन बीमारियों के लिए है। तब तक बच्चे के सभी ऑर्गन्स जो भी हैं, ब्रेन से लेके नीचे टोस तक, सारे ऑर्गन्स काफ़ी अच्छे बन चुके होते हैं, काफ़ी अच्छे डेवलप हो चुके होते हैं। तो अब इनमें उस समय पे जितनी भी बीमारियां हैं हम फिर से उन सभी बीमारियों को पकड़ सकते हैं। और अगर इस समय बच्चे में कोई विकार नहीं दिख रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 95 to 99% चांस है कि बच्चा आगे जाके सुरक्षित ही रहेगा। इसके बाद में हमारे तीसरी तिमाही में एक सोनोग्राफी होगी, ये हमारी चौथी सोनोग्राफी है जिसमें हम बच्चे की ग्रोथ के लिए देखेंगे कि क्या बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ समय के हिसाब से, प्रेगनेंसी के समय के हिसाब से सही ढंग से हो रही है कि नहीं, बच्चे में खून का जो बहाव है पूरे शरीर में वो सही ढंग से जा रहा है कि नहीं, उसके दिमाग में, उसके कॉर्ड में, हृदय से, इन सभी जगह खून का बहाव सही ढंग से है या नहीं है, बच्चे के चारों तरफ पानी सही है कि नहीं है, इन सभी विकारों के लिए बच्चे को देखा जाता है। प्लस कुछ बीमारियां होती है जो तीसरी तिमाही में आती है, स्पेशली आंतड़ियों से संबंधित या दिमाग से संबंधित कुछ बीमारियां, तो उनको भी हम इस तिमाही में देखते हैं। और इसके अलावा एक 5वीं सोनोग्राफी कुछ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डिलीवरी से जस्ट पहले करवाना पसंद करते हैं, ताकि डिलीवरी किस तरीके से करानी है, डिलीवरी के समय बच्चे का वजन कैसा रहेगा, बच्चे के गले में कोई नाल तो नहीं फंसी हुई है, इस तरह की कुछ डिटेल्स देखने के लिए डिलीवरी से पूर्व एक सोनोग्राफी और कराई जाती है। तो ये सारी कम से कम 4 से 5 सोनोग्राफी हर प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, ये होनी ही चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी भी सोनोग्राफी में कुछ तकलीफ, कुछ गड़बड़, कोई विकार दिखती है तो उस हिसाब से आपकी जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है आपको और सोनोग्राफीज के लिए बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी सोनोग्राफीज क्या हार्मफुल नहीं है बच्चों के लिए? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें ये लगता है कि सोनोग्राफी
विकिरणों को यूज करता है, जबकि सोनोग्राफी इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, साउंड मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं दैट इज साउंड। तो अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है, सोनोग्राफी मशीन साउंड वेव्स को यूज कर रही है, रेडिएशन यानी विकिरणों को यूज नहीं कर रही है। इसलिए हम कितनी भी सोनोग्राफी कराएंगे बच्चे को उससे नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज, जो सोनोग्राफी की मशीन्स जो प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो बहुत ही सेफ जोन में बनाई जाती है। उनकी हर चीज़ की जो लिमिट्स हैं वो ऑलरेडी मशीन में इस तरह से सेट की जाती है कि उनकी वजह से बच्चे को नुकसान नहीं हो सकता। और ये करोड़ों करोड़ों महिलाओं में इस तरह की स्टडीज के बाद में ही ये आया है कि हाँ, सोनोग्राफी जो है ये बहुत ही सेफ तरीका है किसी भी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने का, किसी भी प्रेगनेंसी को की देखभाल और जांच करने का एक सबसे सुरक्षित तरीका है। और इसीलिए ये बिल्कुल भी नहीं है कि सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ये बहुत बड़ा मिथ है, इसमें कहीं भी वास्तविकता नहीं है। तो प्लीज़ सोनोग्राफी से घबराइए नहीं, ये बहुत ही सुरक्षित है, चाहे वो 5 बार करानी पड़ रही हो। कई प्रेगनेंसीज होती है जिनमें हमें हर हफ्ते सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे क्रिटिकल बच्चों को बचाने के लिए हमें हर हफ्ते उनको देखना पड़ता है और निर्णय लेना पड़ता है उनके हिसाब से कि इस प्रेगनेंसी को और आगे बढ़ाया जा सकता है या अभी ही बच्चे को हम डिलीवर करा लें। तो हर हफ्ते सोनोग्राफी कराने के बावजूद ये बच्चे बहुत सुरक्षित निकलते हैं। तो इसीलिए सोनोग्राफी ऐसी पद्धति ही नहीं है जिससे हम असुरक्षित महसूस करें या हमारे बच्चे को कोई नुकसान हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सोनोग्राफी बहुत सेफ मोडालिटी है। आपने भी बताया बच्चे में आप ये देखते हैं कि उनमें कोई बच्चों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उसके बनावट में या उस किसी और चीज़ के अंदर, तो किस किस तरह की दिक्कतें बच्चों के अंदर आती है? आपने कॉमनली देखा है कि इस तरह से बच्चों में दिक्कत आ सकती है और उसका बचाव कैसे हो सकता है? जब हम सोनोग्राफी करते हैं, स्पेशली जो मैंने पहली तिमाही के अंत में और दूसरी तिमाही वाली सोनोग्राफी की बात की, तो अगर मैं ऊपर से नीचे शुरू करूँ तो ब्रेन में बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, जैसे कि ब्रेन में पानी का भर जाना, उसके अलावा ब्रेन की बनावट में खराबी। ब्रेन कहने को एक पूरा ब्रेन होगा आपके लिए, लेकिन हमें उसके हर एक पार्ट को ठीक से देखना पड़ेगा कि हर एक स्ट्रक्चर, ब्रेन के अंदर के सारे पार्ट्स जो हैं वो ठीक से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो अगर उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा सही ढंग से नहीं विकास कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि उसके क्या कारण हैं। तो अब उन कारणों में को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनका बच्चे की आने वाली ज़िंदगी पर, जब वो संसार में आ जाएंगे, उनके सामाजिक जीवन पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें मामूली सी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कुछ एक थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, या इवन उसके बिना भी वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। इस तरह की विकारों को हम खाली एक मरीज को आगाह कर सकते हैं कि ये है, हो सकता है थेरेपी की ज़रूरत पड़े, पर इससे ज़्यादा कोई डरने जैसी बात नहीं है। पर अगर जैसे कि मैंने बताया ब्रेन में पानी भर जाना, अगर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है तो उसकी वजह से ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज होने लग जाएगा। तो इस तरह के बच्चों का जो ये विकार है, ये बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने योग्य नहीं रहने देगा। तो ऐसे बच्चों का प्रोग्नोसिस जिसको बोलते हैं, यानी कि आने वाला भावी समय, भावी जीवन जो है वो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। ऐसे में अगेन हम 2 चीज़ें देखते हैं कि क्या इस तरह की बीमारियों में बच्चे की अगली, मतलब माता की अगली प्रेगनेंसी में भी ये बीमारी असर डालेगी क्या। ये होता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स। तो ऐसे बच्चों को हम के सैंपल्स हम लेते हैं जेनेटिक टेस्ट के लिए, और ये देखते हैं कि क्या ये जो ब्रेन में पानी भरा है या इस तरह का कोई विकार आया है, ये किसी जेनेटिक यानी आनुवांशिक कारणों से तो नहीं है, या गुणसूत्र में किसी खराबी के कारण तो नहीं है। अगर ये खराबी के कारण है, इसका मतलब अगली प्रेगनेंसी पे फिर से असर आ सकता है, तो हमें उसका प्रॉपर कारण जानना बहुत ज़रूरी है, और अगली प्रेगनेंसी में उस पर्टिकुलर जीन के लिए, उस पर्टिकुलर जेनेटिक के लिए, उस गुणसूत्र के लिए हमें दोबारा अगले बच्चे को और माता पिता को भी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसे कारण आते हैं जिसमें कोई आनुवांशिक गुणधर्म, गुणसूत्र इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनका रोल नहीं है, तो ऐसे बच्चों में हम लोग सीधे टर्मिनेशन के बाद में अगली प्रेगनेंसी को सुरक्षित मान सकते हैं। उसके बाद में कुछ कैटेगरी बीमारियों की होती है, जैसे कि हृदय को अगर हम ले तो हृदय में छोटा सा छेद दिखता है। तो ये बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चे के होने के बाद में या तो खुद से ही
ठीक हो जाती हैं, या कुछ छोटे से ऑपरेशंस होते हैं उनसे ये सही किया जा सकता है और बच्चे का पूरा जीवन बहुत ही सुरक्षित और एक नॉर्मल इंसान जैसा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो इस तरह की बीमारियों में भी अगेन हम लोग लगातार फॉलो कर सकते हैं कि बच्चा ठीक कर रहा है घर में, और होने के बाद में बस उन्हें एक ऐसे सेंटर पे डिलीवरी करानी है जहाँ पे उस बच्चे को तुरंत एक बच्चों के हृदय के जो डॉक्टर होते हैं वो अटेंड कर पाए। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। कुछ विकार होते हैं जैसे कि बच्चे का फूड पाइप का ब्लॉक होना। बच्चे का फूड पाइप का ब्लॉक होना दो रीजन से हो सकता है, या तो ये बस एक अपने आप में एक ही बीमारी है, या ये अगेन किसी जेनेटिक कारण से है। अगर ये जेनेटिक कारण से है तो हमें इसका जेनेटिक टेस्ट करके पहले वो कारण ढूंढना पड़ेगा। अगर वो कारण नहीं है तो ये जो बीमारी है जिसमें फूड पाइप का ब्लॉक होने से बच्चे को जन्म लेते ही माँ के दूध को रोकना होगा, माँ के दूध नहीं पिलाना होगा। उसकी जगह पहले बच्चे के फूड पाइप का जो ब्लॉक है उसको हटाने के लिए बच्चे का एक ऑपरेशन होगा। बहुत ही मामूली ऑपरेशन है, बहुत अच्छे सक्सेस रेट होते हैं इस ऑपरेशन के, और उसके बाद में बच्चा बहुत ही नॉर्मल जीवन जीते हैं, आराम से माँ का दूध भी पी पाते हैं और अपना उनका ग्रोथ वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चे के जैसा होता है। तो इस तरह की जो बीमारियां जो हम एंटीनेटल पकड़ सकते हैं उनमें से कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज भावी जीवन में बच्चे के जन्म लेते ही या जन्म के कुछ समय बाद में संभव है। तो उन विकारों को हम देख सकते हैं। एक कैटेगरी इसकी हुई। एक कैटेगरी ऐसी बीमारी है जिनमें आगे कुछ भी संभावना नहीं है, जैसे कि बच्चे की दोनों किडनीज का ना होना। जिन बच्चों में दोनों किडनीज नहीं है ऐसे बच्चे आगे जाके नहीं जी पाएंगे, या तो ऐसे बच्चों को या ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे कुछ भी कर ले हम इन बच्चों को नहीं बचा सकते हैं। तो इन प्रेगनेंसीज के लिए हम उसी समय पे एक अर्ली स्टेज पे ही डिसीजन ले सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी है जिनका हम घर में इलाज कर सकते हैं, जैसे हृदय की जो गति है, कई बार उसका जो रिदम है वो बिगड़ता है, हृदय सही ढंग से धड़क नहीं रहा होता। उसके लिए कुछ दवाइयां होती है जो हम अगर माता को दें और माता के खून के थ्रू बच्चे को पहुंचती है तो बच्चे की ये रिदम की प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। तो इसे फीटल थेरेपी भी कहा जाता है, यानी बच्चे को हमने गर्भ में ही ये एक इलाज दिया और उसी से उसका रिदम ठीक हो गया और आने के बाद में बच्चे सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। इसी तरह से कई बार कुछ प्रेगनेंसीज होती है जिसमें बच्चे को अंदर ही खून की कमी होती है, तो हम अंदर ही बच्चे को खून चढ़ा सकते हैं। उस खून को चढ़ा के हम बच्चे की मतलब उस प्रेगनेंसी को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, वरना खून की कमी के कारण बच्चे के हृदय पे जोर पड़ेगा और बच्चा हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है अंदर ही। ये ना हो इसके लिए हम अंदर खून दे सकते हैं, खून चढ़ा सकते हैं और इस प्रेगनेंसी को उस स्टेज तक आगे ले जा सकते हैं जहाँ पे हम बच्चे को सेफली डिलीवर करा सके। तो इस तरह से कई तरह के विकार हमें दिखाई देंगे एक बच्चे में, और वो क्या विकार है, क्या उसके जेनेटिक कारण तो नहीं है। अगर हम उसमें कोई जेनेटिक कारण ढूंढ रहे हैं तो हमें बच्चे की कुछ कोशिकाओं के सैंपल चाहिए होंगे जिनमें हम बच्चे के जेनेटिक टेस्ट कर सकें। तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, या पहली तिमाही में अगर करना है तो क्रियोनिक विलस सैंपलिंग बोला जाता है इनको। इन प्रोसीजर्स के द्वारा हम कुछ बच्चे की कुछ कोशिकाएं प्राप्त करते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही, एक सुई डाल करके एक नीडल डाल करके, और बच्चे की कुछ कोशिकाएं प्राप्त करते हैं और उन पर जेनेटिक टेस्ट किया जाता है। उन टेस्ट के माध्यम से हम मालूम कर सकते हैं कि क्या ये कोई जेनेटिक विकार तो नहीं है, और अगर ये जेनेटिक विकार है तो क्या इस विकार का इलाज है आगे या कोई इलाज नहीं है, और इस प्रेगनेंसी को हमें यहीं रोक देना चाहिए। क्योंकि आज वो समय है जब हम एक या दो प्रेगनेंसी से ज़्यादा प्लान नहीं करते हैं। स्पेशली आज के टाइम में जब इनफर्टिलिटी इतना है, आईवीएफ प्रेगनेंसीज बहुत बढ़ गई हैं, हर एक प्रेगनेंसी बहुत प्रीशियस हो चुकी है, और इतने प्रीशियस प्रेगनेंसी में हम डेफिनेटली इतना चांस कभी नहीं लेना चाहेंगे कि हमारे बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी हो, हमारा बच्चा कुछ विकार के साथ पैदा हो। कुछ बीमारियां होती है जैसे कि बच्चे के पाँव का काफ़ी मुड़ावा होना, CTEV बुलाया जाता है इसे। ये बहुत ही आराम से इसका ट्रीटमेंट संभव है। इसे अल्ट्रासाउंड में दूसरी तिमाही की सोनोग्राफी में बहुत आसानी से देखा जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है, और इसका प्रॉपर इलाज संभव है। बच्चे के होने के बाद में एक बच्चों के हड्डी के डॉक्टर जो होते हैं वो कास्ट वगैरह की मदद से इसका प्रॉपर इलाज करके बच्चे के पैर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ऐसे कुछ बीमारियां होती है जिसमें बच्चे के होंठ या तालू कटे हुए होते हैं। ये वो बीमारियां हैं जिसमें अगर हमने इसके जेनेटिक कारणों को हमने रूल आउट कर दिया कि ये जेनेटिक कारणों से नहीं है, तो इनका पूरा इलाज संभव है और ये बच्चे एकदम नॉर्मल बच्चे होते हैं। इनका होते ही कुछ महीनों में एक सर्जरी की जरूरत होती है इनके कटे हुए होंठ या तालू को सही करने के लिए, और उसके बाद ये जिंदगी भर एकदम आराम से एक नॉर्मल शिशु की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह के जितने भी
विकार हैं जो हम अल्ट्रासाउंड में देख रहे हैं, किस तरह का विकार है उसके हिसाब से हमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या इस प्रेगनेंसी को यहीं रोकना है, इस प्रेगनेंसी को ऐसे ही आगे बढ़ते रहने देना है, बस खाली इस प्रेगनेंसी को हमें मॉनिटर करना है, या फिर हमें इस प्रेगनेंसी को गर्भ में ही कोई इलाज देना है ताकि हम इस प्रेगनेंसी को और आगे बढ़ा सकें। तो इन 3 कैटेगरीज के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं इन प्रेगनेंसीज में। बट हाँ, ये डेफिनेटली ये सही है कि हर एक विकार जो हमें दिख रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि हम सीधे प्रेगनेंसी को यहीं रोक दें, टर्मिनेट कर दें, गर्भपात करा दें, क्योंकि हर विकार गर्भपात की तरफ जा रहे हो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर बीमारियां या तो ठीक की जा सकती है या उनका इलाज संभव है। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि इस तरह के बच्चों को हम बचा सके, इस तरह के भ्रूण, इस तरह के फीचर्स को हम बचा सके जिनका पूरा इलाज संभव है और जो अपना एक नॉर्मल जीवन जीने के योग्य है। बट सिर्फ क्योंकि हमें कुछ एबनॉर्मल, जैसे एक मुड़ा हुआ पैर दिख गया इस वजह से, या एक कटा हुआ होठ दिख गया इस वजह से हम किसी बच्चे को मार ना दें, गर्भपात ना करा दें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो शाखा है इसका पर्पस ही ये है कि ये इस तरह के बच्चों को बचा सके जिनमें कुछ मामूली विकार है और उनका गर्भपात रोका जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, हम सबके लिए मंगलकारी हो, ये हम सबका दायित्व बनता है। और उस दायित्व को पूरा करने के लिए डॉक्टर श्रुति जैसे एक्सपर्ट्स हमारे बीच में है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप डॉक्टर श्रुति से कंसल्टेंसी चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपके होने वाली संतान, आगे वाली पीढ़ी सुरक्षित है या नहीं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका संपर्क एड्रेस सभी डिस्क्रिप्शंस में आपको अवेलेबल है। लेकिन इस चर्चा को मैं यहाँ नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये विज्ञान का एक नया आयाम है जिसकी ओर हम जा रहे हैं। इस चर्चा को हम अगले एपिसोड पे कंटिन्यू करेंगे और डॉक्टर श्रुति हमारे बीच में रहेंगी, उनसे और भी सवालों के जवाब लेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्रीमन नारायण।